The poem which we are going to start today is on killing a tree. ये जो पोएम है इसके क्लास 9 वेरी वेरी केयरफुली हियर टू द समरी. दिस पोएम हैज मेनी थीम्स. मतलब इस पोएम से हम बहुत सारी चीजों को लर्न करते हैं. एक है कि जो आपका ट्री है, हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर मूविंग टूवर्ड्स डिफॉरेस्टेशन. हम लोग ट्रीज को काटने की कोशिश करते हैं. ठीक है. तो जो पोएट है गीव पटेल, वो हमें बताते हैं कि जो ट्रीज है दे आर ऑल्सो लिविंग बींग्स. जैसे हमें अगर कोई मारेगा, हमें अगर कोई चाकू मारेगा तो क्या होगा, हमारे हाथों से, हमारे पैरों से, मतलब हमारे बॉडी से खून निकलेगा. द ब्लड वुड वूज आउट. Similarly, the trees are also living beings. They may not cry, but they also have some, कुछ ऐसे आपको सिंबल होते हैं जिससे हमें पता लगता है कि they too have the pain. You cannot cut a tree. जस्ट आपने उसको चॉप किया, मतलब मान लो कि ये आपका ट्री है और आपने उसे यहां से काट दिया, तो ये आपने ऊपर का हिस्सा तो काट दिया, लेकिन जो ये वाला नीचे का जो हिस्सा है this one, this will grow again. This will grow again. That means to cut the tree completely. अगर आपको इस ट्री को पूरा काटना है तो आपको जो है नॉट ओनली द अपर पोर्शन, बट आपको ये पूरा जो उसका रूट है, जो कि हमारे सॉइल के अंदर, हमारे अर्थ के अंदर धस चुका है. इट हैज बीन डीपली एनरूटेड. गहराई में जाकर आपके जो रूट्स होते हैं वो मिट्टी में नीचे, रूट्स जो ट्री के होते हैं वो नीचे चले जाते हैं. आपको उसे रूट से निकालना पड़ेगा. एंड देन once you have completely uprooted it from its roots, आपने उसके रूट से उसको निकाल दिया, उखाड़ दिया, फिर जब आपने उसको धूप में डाल दिया तो धीरे 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 जो ये ट्री है, दिस विल बिकम, दिस विल ड्राई अप, ये सूख जाएगा. एंड देन द ट्री विल एक्चुअली बी डेड. तो दिस इज नॉट सो इजी. दिस इज नॉट सो इजी क्योंकि जो ट्री है इट टेक्स ईयर्स टू ग्रो. अगर आपके घरों में, अगर इफ यू हैव द प्लांट्स, यू कैन सी जो छोटे प्लांट्स होते हैं वो तो दे ग्रो फॉर सम पीरियड, लेकिन जो आपके ट्रीज होते हैं, लाइक यू हैव मैंगो ट्री, एनी, मतलब कोई भी जो बड़ा ट्री होता है, that would take years, सालों. It will breathe the air, it will take the water, it will consume the sunlight. क्योंकि आपको पता है the trees get their food through the process of photosynthesis. तो वो इन सब के साथ में, इन सबको लेकर वो ग्रो करता है ओवर ईयर्स. तो आप एक झटके में, आप एक नाइफ से जस्ट उसको काट कर, यू कैन नॉट पुल इट आउट. So you need more strength. And that is what he wants to say. Secondly, through this poem, he is also giving us one more, what we call as message. अगर आपके अंदर कोई बुराई है, there are some evils inside you. Definitely we all are part of humans. And humans का मतलब है बंडल ऑफ एरर्स. ह्यूमंस का मतलब है बंडल ऑफ एरर्स. हम गलतियों के पुतले हैं. नन ऑफ अस हैव
परफेक्शन. अगर हम में से कोई कहता है कि भाई मैं परफेक्ट हूं, so that person is the worst, you can say, person on the world. I know everything. Even Google does not know everything. क्योंकि गूगल के अंदर जितनी भी आपको मिलता है ना, वो ह्यूमंस ने उसके अंदर डाला है. गूगल अपने आप में कोई रोबोट नहीं है जो कि अपने आप उसको सब कुछ पता है. वॉट एवर वी हैव फेड इन दैट. अगर आप किसी बीमारी को लेते हो एंड यू फाइंड आउट ऑन द गूगल, तो डॉक्टर्स होते हैं जिन्होंने ये आर्टिकल्स डाले होते हैं. इफ यू टॉक अबाउट एनी एजुकेशन, तो वो हम टीचर्स होते हैं जिन्होंने उस गूगल में डाल रखा है. सो नो, मतलब कि यू कैन नॉट कॉल आई एम परफेक्ट. मेरे को सब कुछ आता है, मैं सब जानता हूं या मैं सब जानती हूं. Nobody is perfect. Perfection is just a mirage. ये सिर्फ हमारी भूल है. अगर मैं खुद कहूं तो आई एम ऑल्सो वर्स्ट. सबके में कुछ कमियां होती हैं. तो वो कहता है कि अगर आपके अंदर कोई बुराई है, इफ यू हैव एनी इविल, वी हैव, इट विल नॉट बी एक झटके में मैं सो के उठूं और मैं कहूं मैंने तो वो इविल छोड़ दिया है. इट इज नॉट पॉसिबल. So what he wants to say is, we must put our entire effort. हमारे अंदर जो भी बुराई है उसको हमें पूरे एफर्ट से कंप्लीटली इरेडिकेट करना है, पूरी तरीके से अंदर से बाहर निकालना है. Then only we will be free of those evils. चाहे वो कोई भी क्यों ना हो. मतलब इट्स नॉट लाइक ओनली कुछ भी हो. जब तक आप उसके छोटी छोटी चीजों से, रिलेटेड चीजों से अपने आप को आजाद नहीं कर देते, देन मतलब इविल इज जेलस, एंगर, इनको हम लोग अपनी मतलब कि इविल कहते हैं. व्हेन वी गेट एंग्री, इम्पल्सिव हो जाते हैं, कोई कुछ कहता है तो हॉर्न लेके खड़े हो जाते हैं. आओ, वी बिकम जेलस, उसके पास ये है, इसके पास ये है. ऑल आर ह्यूमन वर्च्यूज. जितने वॉर होते हैं वो क्यों होते हैं? ओनली बिकॉज वी डोंट वांट अदर्स टू सर्वाइव, अदर्स टू बी हैप्पी. और अगर आपको लगता है कि इनको आपने बाहर निकालना है, तो एक दिन में ये नहीं निकलते. इनको पनपने में भी बहुत दिन लगा है. तो इनको निकालने के लिए यू हैव टू पुट लॉट्स ऑफ एफर्ट्स, एंड देन ओनली you would be free from all those evils. So this is what the chapter, the poem says. According to him, वो कहते हैं कि जो ट्रीज हैं उनके सारी की सारी जो शक्ति होती है ना, ऑल इट्स स्ट्रेंथ, दैट इज इट्स रूट. जो ट्रीज है उसकी सारी की सारे जो पावर है वो है उसका रूट. एंड इफ यू वांट टू kill that tree, if you want to uproot that tree, then what you need to do is you have to actually pull out the roots. जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना, किसी भी परेशानी का जो हम लोग क्या करते हैं नॉर्मली, परेशानी आई, अरे अभी बाद में देखा जाएगा, छोड़ो, अभी ये कर देते हैं, बस छोड़ो, बस अभी देख लेते हैं, अभी के लिए कर लेते हैं. they would never go to the root cause. वो परेशानी क्यों आई? क्योंकि अगर वो अभी आई है तो दोबारा भी आएगी. अगर वो परेशानी अभी आई है तो वो दोबारा भी आएगी. तो we have to find out the solution to the cause, not to the only to the matter. तो उसी तरीके से अगर आपको रूट्स, ट्रीज को निकालना तो उसको पूरे रूट से बाहर निकालना पड़ेगा. सो दैट इज द समरी. मतलब दो चीजें साथ में चलती हैं. एक, ट्रीज को अगर हमें बाहर, मतलब कि उनको अगर हमने पुल आउट करना है
तो उनको रूट से बाहर निकालना पड़ेगा। और दूसरा जो इसका मैसेज है या थीम है वो ये है कि अगर आपके अंदर बुराइयां हैं तो वाई हमने नो मैन आर फॉरेन पढ़ा था, what we read that anyone who is staying across the border वो हमारा दुश्मन। और जो ये हम अपने मन में दुश्मनी, वहम, एंगर, जेलस, ये सब जो रखते हैं, इफ यू वांट टू गेट रिड ऑफ देम जस्ट बाय सेइंग नहीं मैं तो कल से गुस्सा नहीं कर रहा हूं, या फिर नहीं मैंने छोड़ दिया है तो नहीं छोड़ सकती, you need to work on that, you have to put stupendous efforts on that, then वो चीजें बाहर आती। तो दो आपके पैरेलल है। This poem does not have any what we call as rhyming scheme. It's a free verse. It's a free verse. Free verse का मतलब क्या होता है, ये मैं जब भी लिखवाती हूँ, but when I take मतलब कि whenever I'm noting down I see that you all forgot. मतलब देर इज नो राइमिंग स्कीम। राइमिंग स्कीम हम किसको बोलते हैं, ए बी सी बी बोलते हैं ना, वो है। तो इसके अंदर आपका कोई राइमिंग स्कीम नहीं है, यू ओनली हैव द सिंपल फ्री वर्ड्स, इट्स रिटन। नाउ लेट अस कम टू द पोएम along with its meaning from NCERT. It takes much time to kill a tree. मतलब एक ट्री को काटने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगता है। इट्स नॉट अ सिंपल जैब ऑफ अ नाइफ। यहाँ नाइफ आपके घर का नाइफ नहीं है, यहाँ पर मतलब कि द सिंपल स्टैबिंग विथ समथिंग, सम शार्प एलिमेंट विल डू इट, नॉट अ सिंपल जैब। मतलब एक सिर्फ आप काटने से आपका ट्री जो है वो अपरूट नहीं होता। Why? क्यों नहीं होता? It has grown slowly consuming the earth. यहाँ पर जो ट्री है उसको पर्सोनिफाई किया कि वो अर्थ को कंज्यूम कर रहा था। तो इट इज नॉट दैट अर्थ, उसका कहने का मतलब है द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द अर्थ। जो आपका अर्थ है, जो सॉइल है, वो राइजिंग आउट ऑफ इट, फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट। मतलब जो पेड़ है दैट इज born आउट ऑफ सॉइल, राइजिंग आउट ऑफ इट मतलब born आउट ऑफ सॉइल, एंड फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट मतलब it has taken the nutrients from the soil plus absorbing years of sunlight, air and water. उसके साथ उसने पानी मतलब from the soil it has absorbed the nutrients, the sunlight has helped it to grow, the air and the water, इन सब के साथ सालों लगे उसको इन सबको अब्सॉर्ब करके जो है एक ट्री बनने में। And what it says is out of its leprous height sprouting leaves, जो आपके हिडन, लेप्रस हाइड मतलब छुपे हुए, उनके जो छुपे हुए आपके जो ब्रांचेस होते हैं उनमें से आपके जो लीव्स हैं वो बाहर निकलते हैं। सो इट हैज टेकन टाइम टू grow from a simple plant into a tree. To become a tree, it needs the nutrients from soil, it needs sunlight, water, air, and then उसके छोटे छोटे जो लीव्स होते हैं वो स्प्राउट मतलब खिलते हैं। The second stanza says, so hack and chop, आपको क्या लगता है कि आप जो हो सिर्फ एक चॉपर लेकर उसको चॉप कर दोगे, उसको काट दोगे, but this alone won't do it.
अगर आपको लगता है कि आप एक नाइफ लेकर उसको ऊपर से ऐसे काट दोगे हैक करके, या उसके टुकड़े कर दोगे, चॉप मतलब कटिंग इनटू पीसेस, इट वोंट डू इट. नॉट सो मच पेन विल डू इट. उसका कहना है कि द ट्री इट विल हार्म. So much pain मतलब not so much pain will do it. It will harm the trees. The trees will definitely be harmed. The bleeding bark will heal. ये बड़ा बड़ा बहुत 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 इंपॉर्टेंट लाइन है. ब्लीडिंग बार्क का मतलब होता है जो आपका ट्री है, जब आप उसको काटते हो तो उसमें से वाइट कलर के जो है मतलब लिक्विड सा, स्टिकी लिक्विड सा निकलता है. जैसे हमें कोई मारता है तो हमारे शरीर से खून निकलता है. सिमिलरली व्हेन यू आर कटिंग अ ट्री, तो जो बार्क होता है उसमें से व्हाइट स्टिकी मतलब कि आपके जो है लिक्विड निकलता है. दैट ही हैज सेड एज ब्लीडिंग बार्क. जो बार्क है दैट इज द ट्री का जो ये वाला हिस्सा होता है, इसको हम बार्क बोलते हैं. तो जब आप इसको काटते हो तो उसमें से वो व्हाइट कलर का निकलता है, उसको उसने ब्लड बोला है. From close to the ground will rise curled green twigs, miniature bows. मतलब आपका जब आपने काटा तो उसको दर्द हुआ. The tree was harmed. The tree was harmed. And what happened? उसके जो बाक्स थे उसमें से व्हाइट स्टिकी आपके जो है फ्लूइड निकला. बट ट्री मरा नहीं, सिर्फ ट्री को दर्द हुआ. And from close to the ground will rise curl green twigs, miniature bows. और अगर आप देखोगे तो ये जो इंज्यूर्ड बार्क है जिसको मतलब कि आपने काटा, इट विल हील. इट विल हील, वो ठीक हो जाएगा. एंड जो छोटे छोटे आपके जो ट्विग्स होते हैं, ब्रांचेस, छोटे ट्विग्स, उनमें से दोबारा से आपके जो है मिनिएचर मतलब वेरी स्मॉल. मिनिएचर का मतलब होता है वेरी स्मॉल. जो बोस यानी कि टहनियां दोबारा से आ जाएंगी. पहले वो ग्रीन कलर की होंगी छोटे से, फिर वो बोस बन जाएंगे. एंड विच इफ अनचेक्ड विल एक्सपैंड अगेन टू फॉर्मर साइज. फॉर्मर मतलब फिर से वो ट्री बन जाएंगे. अगर आपने उनको दोबारा से नहीं काटा तो दे विल ग्रो, they will once again grow into tree. No. अब यहां पर क्वेश्चन आता है, पोएट ने नो क्यों कहा है? Why this word no has been written here? This is because उसका कहना है इन सब से just by hacking, by chopping, the tree is not going to be cut. No, it is not going to help you out. इसीलिए उसने ये वर्ड नो लिखा है. This is a question. The root is to be pulled out of the anchoring earth. It is to be rope tied and pulled out, snapped out. Anchoring का मतलब होता है the earth which is protecting it, which is protecting it, जो उसको रक्षा कर रहा, जो उसकी रक्षा कर रहा है. आपको उसमें से पूरे के पूरे रूट को पुल आउट करना है. जब वो पूरे रूट के साथ आप उसे निकालोगे, उसको आपने बांधना है, रोप्ड, टाइड. आप जब अगर आप लोगों ने किसी ने देखा हो तो नॉर्मली व्हेन द ट्रीज आर अपरूटेड, कहीं पर भी ट्रीज को हमें निकालना पड़ता है तो पूरा बांध कर उसको हम पूरे एफर्ट्स के साथ, पूरे शक्ति के साथ हम उसको बाहर निकालते हैं. और पुल्ड आउट एंटायरली, पूरी तरीके से उसे बाहर निकालना, आउट फ्रॉम द अर्थ केव.
केव का मतलब वैसे तो गुफा होता है, लेकिन यहां पर इट इज नॉट गुफा। यहां पर उसका कहने का मतलब है फ्रॉम द रूट ऑफ द अर्थ, फ्रॉम द अर्थ्स रूट, एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री एक्सपोज्ड। और उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, ट्रीज को हमें सूखा छोड़ देना पड़ता है। द सोर्स white and wet, the most sensitive hidden for years inside the earth। वो जो white sticky गीले से जो लिक्विड था उसको हमें धूप में डाल देना पड़ता है। that is the most sensitive hidden, मतलब that is the one which helps in growing the tree again, that is the one which helps the tree to once again, वही वो है जो सपोर्ट करता है, it is the one which supports। Then the matter of scorching and choking in sun and air। फिर जब वो ट्री जिसको हमने अप्रूट करके नीचे डाल दिया, वो थोड़े टाइम धूप में और हवा में रहेगी, फिर क्या होगा, धूप से वो स्कॉच हो जाएगा, चोक हो जाएगा, सूख जाएगा, ब्राउन हो जाएगा, फिर हार्ड हो जाएगा। पहले गीला आपके ग्रीन कलर होता है, धीरे धीरे वो सूख जाएगा, ड्राई हो जाएगा, ट्विस्टिंग, विदरिंग, एंड देन इट इज डन। फिर धीरे धीरे वो सूखने के बाद ओवर द टाइम जो रूट्स होते हैं, उसके वो आपके एकदम ट्विस्ट हो जाएंगे, एकदम सूख के, एंड इवेंचुअली द ट्री विल डाई। So this is what we call as the poem on killing a tree. I'm taking the stanzas once again for your references. The first stanza says that if you want to kill a tree, it will not be killed in one go। एक झटके में आप ट्री को नहीं मार सकते। It takes much time to kill a tree। उसका कहना है कि हम लोग तो ह्यूमंस जो होते हैं, वी कट and chop the trees into pieces, but it is not enough। not a simple jab of that knife will do। just आपने उसको कट किया तो वो उससे कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? because it has grown, it मतलब the tree has grown slowly, बहुत साल लगे उसको ट्री बनने में। कंज्यूमिंग द अर्थ राइजिंग आउट ऑफ इट, मतलब यहाँ पर जो सॉइल है, जो सॉइल के न्यूट्रिएंट्स हैं, उसको उसने अब्सॉर्ब किया, एंड जो आपका ट्री था दैट केम आउट फ्रॉम द सॉइल, फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, अब्सॉर्बिंग ईयर्स ऑफ सनलाइट, एयर एंड वाटर। सालों धूप, पानी, एयर, इन सब के साथ द न्यूट्रिएंट्स, इन सबको लेकर इट ग्रू फ्रॉम अ स्मॉल सीड टू अ प्लांट, एंड आउट ऑफ इट्स लेप्रस हाइड। लेप्रस हाइड मतलब द डिसकलर्ड बार्क, जो उसका बार्क होता है उसमें से आपके छोटे छोटे से जो लीव्स होते हैं, दे ग्रो। द ट्रंक्स जो होते हैं, ट्रंक जिसको हम बोलते हैं, उनमें से आपके जो है दोबारा से लीव्स आते हैं। सो hack and chop, but this alone won't do it। आपको अगर लगता है कि आप उसको काट के टुकड़े कर दोगे तो वो ट्री खत्म हो जाएगा, तो नो, दिस अलोन वोंट डू इट, मतलब दिस विल नॉट डिस्ट्रॉय द ट्री, नॉट सो मच पेन विल डू इट। मतलब उसका कहने का मतलब है कि इतने से काम नहीं चलेगा, दिस इज नॉट सफिशिएंट, ये जो आपका एफर्ट है वो सफिशिएंट नहीं है।
द ब्लीडिंग बार्क विल हील एंड, मतलब ब्लीडिंग बार्क का मतलब होता है जो सैप होता है उसके अंदर व्हाइट कलर का, द सैप दैट विल प्रोड्यूस, वो जो है प्रोड्यूस करेगा दोबारा से लिक्विड, एंड वो दैट विल वंस अगेन, उसी सैप में से दोबारा से द ग्रीन ट्विक्स, यानी कि छोटे छोटे से आपके ग्रीन ट्विक्स जो है वो ब्रांचेस आपके आ जाएंगे, द न्यू ब्रांचेस विल कम, एंड ये जो न्यू ब्रांचेस है मिनिएचर बोस, ये दोबारा से ट्री बन जाएंगे अगर आपने इसको नहीं चेक किया तो। नो, व्हाई ही हैज रिटन नो, वो कहता है ये जो ऊपर आपने किया है दिस इज नॉट सफिशिएंट, the root is to be pulled out of the anchoring earth। मतलब उसका कहना है कि अगर आपको ट्री को कंप्लीटली मारना है तो आपको उसे अपरूट करना पड़ेगा। अपरूट का मतलब होता है रूट के साथ बाहर निकाल देना। आउट ऑफ द एंकरिंग अर्थ, मतलब जो अर्थ है उसने उसको प्रोटेक्ट कर रखा, उसको सपोर्ट कर रहा है, उसमें से उसको निकालना पड़ेगा। उसके लिए आपको रूट को पहले, जब आप पूरा अपनी अपनी पूरी ताकत लगाओगे, उसको रस्सी से बांधना पड़ेगा, एंड देन एक झटके में स्नैप्ड आउट, मतलब एक झटके में यू हैव टू टेक इट आउट एंटायरली फ्रॉम द अर्थ केव। आपको उसे जो है अर्थ के, केव का मतलब यहां पर अगेन द सरफेस ऑफ द अर्थ where the roots are there, and the strength of the tree exposed। और उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपका स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री का मतलब हो जाता है दैट इज द मोस्ट, जो आपके साप्स होते हैं दे आर द मोस्ट, जो रूट्स होते हैं दे आर द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्री। वही है जो पूरे ट्री को पकड़ के रख रहे हैं। सो आपको रूट्स को बाहर निकालना पड़ेगा। एक्सपोज मतलब टेक देम आउट। द सोर्स वाइट एंड वेट, द मोस्ट सेंसिटिव हिडन फॉर ईयर्स इनसाइड द अर्थ। मतलब ये जो रूट्स है यू हैव टू, वाइट एंड वेट मतलब दे आर डैम, गीले हैं वो, दे आर वाइट इन कलर, they have been hidden मतलब they have been inside the earth for years। Then the matter of scorching and choking in sun and air, browning, hardening, twisting, withering, and then it is done। मतलब उसके बाद एक बार आपने रूट को बाहर निकाल दिया, उसके बाद जब आप उसको छोड़ दोगे धूप में और हवा में तो वो सूख जाएगा, due to the action of the heat and the wind। the twigs जो आपके उसके बार्क है वो आपका ब्राउन हो जाएगा, वो आपका ड्राई हो जाएगा, विदर मतलब ड्राई हो जाएगा, मतलब कि इधर उधर गिर जाएगा, एंड देन द ट्री विल बी कंप्लीटली डेड। So this is the chapter poem what we call as on killing a tree। Now I'm going to write the poetic devices of the same। It takes, मतलब यहाँ पर आप जगह जगह पर आप देख सकते हो यू हैव एंजाममेंट, जैसे यहाँ हील और ग्राउंड के बीच में देयर इज नो कॉमा और फुल स्टॉप। बोज ये वाला जो है इनमें भी कोई कॉमा या फुल स्टॉप नहीं है। फीडिंग, अब्सॉर्बिंग, इनमें भी देयर इज नो कॉमा और तो इनको हम बोलते हैं एनजाम्बमेंट। देन consuming the earth, now the earth does not, sorry, the tree does not consume the earth,
वो ट्री जो है वो कंज्यूम नहीं करता है, लेकिन यहाँ पर द ग्रोथ ऑफ द ट्री हैज बीन, जो ट्री अब्सॉर्ब करता है द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, इट हैज बीन कॉल्ड एज कंज्यूमिंग. तो दिस इज पर्सोनिफिकेशन. लिप्रस हाइड मतलब जो छुपा हुआ है बार्क नीचे अंदर की तरफ, वो आपका मेटाफॉर. एंड देन आपका ब्लीडिंग बार्क, इट इज metaphor as well as alliteration. Why it is alliteration? B, आपका bleeding का b and b जो है it is repeated. And why it is metaphor? Because bleeding bark का मतलब है जो सैप है उसके अंदर जो गीला वो बाहर निकल रहा है. Then anchoring earth, उसको प्रोटेक्ट करने वाला अर्थ, which is personification also. It is also called as transferred epithet. आपके उसमें नहीं है in your, I don't think it is there in 9th standard. In 10th standard you have transferred epithet, यानी इसका कुछ और मीनिंग होना. जब एडजेक्टिव और नाउन साथ में आते हैं और उससे हमें कुछ और मीनिंग मिलता है तो उसको हम ट्रांसफर्ड एपिथेट बोलते हैं. देन ये जो वर्ड है पुल्ड आउट, दिस हैज बीन रिपीटेड इन द पैराग्राफ. White and wet, W is repeated, so it is alliteration. So these are some of the poetic devices in this poem.